हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस का जो पेपर 2 होता है सीसेट उसकी बात करेंगे। एंड सच बोलूँ तो इस पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सीसेट को क्वालिफाई करने में स्ट्रगल करते हैं। एंड द मेन रीज़न इज़ कि उनको ये पता नहीं होता, इसका आइडिया नहीं होता कि सीसेट के पेपर को कैसे अप्रोच करना है। एक माइंड में प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि हम मैथ का ये कर लेंगे, इंटरपर्सनल स्किल का ये कर लेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन दूसरे सेक्शन से कर लेंगे तो हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। बट आपको ना सीसेट पेपर के लिए एक प्रॉपर प्लान सोचना होगा। और देखो, ये प्लान कोई टफ़ नहीं है, बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप सीसेट पेपर को काफ़ी इजीली क्वालिफाई कर लोगे। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है। उसके साथ मैं आपको एक दो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा एक दो टॉपिक पे, आप बस उसको देख के चले जाना। सीसेट बहुत आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे। इस वीडियो को आप पूरा देखो और यहाँ पे जो अप्रोच बताई जा रही है उस अप्रोच के थ्रू आप यूपी पीसीएस का एटलीस्ट 5 साल का सीसेट का जो पीवाईक्यू है ना उसको सॉल्व कर लेना। यूपी पीसीएस का सीसेट जो है वो यूपीएससी की तरह नहीं है, उतना टफ नहीं आता है। यहाँ पे जो इजी क्वेश्चंस हैं जहाँ से आप मार्क्स को आराम से खींच सकते हो, ऐसे काफ़ी आपको सेक्शन मिल जाएंगे। तो बस उन्हीं सेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। इसीलिए जो अपना टाइम है, जो अपना एफर्ट है, ज़्यादातर आप GS1 के पेपर को दो। सीसेट के पेपर को सॉल्व करने का जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा बस उसको फॉलो करना, इसके आगे पीछे कुछ नहीं फॉलो करना है ना। देखो, आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो 3 मेन चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। सीसेट का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, इसके बाद क्या पैटर्न आता है, एंड द नेक्स्ट थिंग इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, आपको कितना मार्क्स लाना होता है सीसेट क्वालिफाई करने का। सो ये देखो, ये यूपी पीसीएस के सीसेट का ऑफिशियल सिलेबस है। ये टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन और ये इंग्लिश एक पार्ट हो गया। इसके बाद इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल आता है, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सारा मिला के लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट बनाता है। उसके बाद आपका मैथ आएगा और हिंदी आएगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सिलेबस दिया है, बाकी मैथ में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा और हिंदी में क्या आएगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। बट आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पैटर्न क्या है सीसेट के पेपर का। देखो, टोटल पेपर में 100 क्वेश्चन आता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। डैट मीन्स कि एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहेगा, तो 2 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/3 है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हुआ और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। डैट मीन्स कि 0.67 मार्क्स आपका कटेगा अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो 33%। 200 का 33% कितना होता है, तो 66 मार्क्स। डैट मीन्स कि आपको 200 में से 66 मार्क्स लाना है सीसेट का पेपर क्वालिफाई करने के लिए। अब इसके बाद आपने यहाँ पे सिलेबस तो देख लिया। इसी सिलेबस को हम माइक्रो ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा सा और खोलते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस हो गया। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और इंटरपर्सनल स्किल। हिंदी से 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश से 15 से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 18 से 20 क्वेश्चन, क्वांट से 18 से 20 और इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल से 20 से 22 क्वेश्चन। यहाँ पे ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है किसी साल हिंदी से 15 क्वेश्चन आ जाए और किसी साल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आ जाए। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बट ऑल इन ऑल यही वेटेज रहता है ना। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक सेफ जोन में रहने के लिए हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखो, हम अगर GS पेपर की बात करते हैं जहाँ पे 150 क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जितना आप अपना एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओ, उतनी अच्छी बात है। बट सीसेट के पेपर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ पेपर को क्वालिफाई करना होता है। आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, आप 200 मार्क्स बना लोगे, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट को देखने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 0.67 आपका मार्क्स कटेगा, सही करोगे तो +2 मार्क्स मिलेगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो 66 मार्क्स लाना है 200 में से। नाउ एक आप सिनेरियो देखो, मान लो 4 क्वेश्चन आपके सामने आता है, लगातार आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। पहला क्वेश्चन आप सही कर लिए, दूसरा आपका गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। तो जब आप पहला सही करोगे तो आपको +2 मिलेगा, दूसरा गलत करोगे तो 0.67 कटेगा, तीसरे में भी 0.67 और चौथे में भी 0.67। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको +2 मिला, बाकी ये 3 आपका नेगेटिव चला गया और इनका एडिशन क्या होता है, तो ये भी 2। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो
और 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको नेट कितना मार्क्स मिलेगा, 0 मिलेगा। 2 और 2 यहाँ से कट जाएंगे ना। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या एक आइडियल सिनेरियो होना चाहिए। और इस चीज़ को मैं बहुत लॉजिकल वे में आपको समझाऊंगा सो दैट आप ये गेज कर पाओ कि आप कितना रिस्क ले सकते हो पेपर में। एक हम पहला केस मानते हैं जहाँ पे आप ये मान लो कि आपने 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 33 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन आपका सही हो गया है और कोई भी गलत नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का +2 आप स्कोर करोगे तो आप टोटल 66 स्कोर करोगे और कट ऑफ आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बट ये आइडियल केस हो नहीं सकता, बिकॉज ये ज़रूरी है नहीं कि आप 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और आपका 33 का 33 सही हो। डैट मीन्स कि आपको किसी भी हालत में 33+ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद हम दूसरा केस लेते हैं। मान लो आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 40 में से आपका 35 सही हो रहा है और 5 गलत हो रहा है। जब आपका 35 सही होगा तो कितना मार्क्स आपको मिलेगा, +70, और आपका 5 गलत हो रहा है तो कितना नेगेटिव जाएगा, -3.35। इसका मतलब कि नेट कितना मिलेगा आपको, तो 66.65। ये बहुत करीब है 66 के, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना उसके, ये बहुत करीब है। तो इतने बॉर्डर पे आप नहीं खेल सकते हो। एक क्वेश्चन भी यहाँ से ज़्यादा गलत हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 6 गलत हो गया, यहाँ पे 34 सही हो गया, तो तुरंत आप क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे चले जाओगे ना। दूसरा हम केस देखते हैं। मान लो आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और 45 में से आपने 37 सही किया है, 8 गलत किया है। जो आप 37 सही करोगे वहाँ पे आपको +2 मिलेगा, मतलब कितना मार्क्स आएगा, +74। और जो आप 8 गलत करोगे उसमें 0.67 कटेगा आपका, तो कितना नेगेटिव में जाएगा, 5.36। नेट कितना आएगा, 68.64। ये भी आपके 66 के बहुत ज़्यादा करीब है। और यहाँ पे भी आपका 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हुआ तो तुरंत ये कट ऑफ से नीचे चला जाएगा। इसके बाद एक और केस देखते हैं। मान लो आप 100 में से 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आपका 38 सही हुआ, 9 गलत हुआ। 38 सही होगा तो आपको कितना मिलेगा, 76 मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का +2। और 9 गलत होगा तो कितना कटेगा, -6.03। नेट आपको कितना मिलेगा, तो 69.97। ये भी आपके 66 के बहुत ज़्यादा करीब है। देखो आप 47, 45 अटेम्प्ट तो कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जो आपकी एक्यूरेसी है ना वो ज़्यादा हो। यहाँ मैंने 38 लिया है, यहाँ पे आप 40 सही कर दोगे तो बहुत आराम से क्वालिफाई कर लोगे। जैसे यहाँ पे मैंने 37 लिया है, यहाँ पे आप 40 सही कर लोगे तो बहुत आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे। बट यहाँ हम मेनली उनकी बात कर रहे हैं जिनका सीसेट थोड़ा सा वीक है और सीसेट को लेकर जो स्ट्रगल करते हैं कि सीसेट कैसे क्वालिफाई करना है। तो उनको ये देखना होगा कि उनका थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हो। मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, मान लो यूपी पीसीएस कोई क्वेश्चन हटा दे, उसके बाद भी वो आराम से क्वालिफाई कर ले। आप 67, 68 के रेंज में रहोगे तो जब तक रिज़ल्ट नहीं निकल जाता तब तक आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मेरा सीसेट क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप अटेम्प्ट करोगे, अगर आपको ये लगता है कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन लेके चलो, थोड़ा सा अपना स्पेस लेके चलो कि मान लो 2-4 क्वेश्चन मेरा गलत भी हो जाता है, उसके बाद ही मैं सेफ जोन में रहूँगा ना। इसके बाद हम देखते हैं, मान लो आप 50 अटेम्प्ट कर रहे हो, 50 में से आपका 40 सही हो गया और आपका 10 गलत हो गया। तो जब 40 सही होगा आपको कितना मिलेगा, +80। 10 गलत होगा तो कितना कटेगा, -6.70। और आपका नेट कितना आएगा, 73.30। ये आपका ना एक सेफ जोन है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो 66 है। यहाँ पे आप क्वालिफाइंग मार्क्स से 7-8 नंबर आगे हो तो मान लो 1-2 क्वेश्चन यूपी पीसीएस ड्रॉप भी करता है या फिर यहाँ पे आपका 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी गलत हो जाता है, तब भी आप सेफ जोन में रहोगे। डैट इज़ वाई आई वुड से कि जो एक आइडियल कंडीशन होना चाहिए वो ये है कि आप ट्राई करना कि 100 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। बाकी 50 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे तो कोई बात नहीं, बट 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना। और जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो टाइम का प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा कि मुझे 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे 2 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसी हिसाब से आप पर क्वेश्चन को टाइम दे पाओगे। नहीं तो क्या होता है कि हम ये सोच के जाते हैं कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं बट हम उसको स्किप कर देते हैं। बट इस तरीके से जब आपके दिमाग में एक टारगेट रहेगा तो आप क्वेश्चंस को आराम से देख पाओगे, और जो सीटर्स क्वेश्चंस होते हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जिनको आप सिर्फ देख के सॉल्व कर सकते हो, उनको बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई कर लोगे। नाउ देखो, 2 चीज़ हमने इस्टेब्लिश कर लिया। पहला ये कि आपको क्या पढ़ के जाना है, सिर्फ PYQs, प्लस मैं आपको 1-2 नोट्स दे दूंगा, 1-2 टॉपिक में कवर करा दूंगा, उसको आप देख लेना। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपको सेफ़ रहने के लिए, क्वालिफाइंग मार्क्स को आराम से अचीव करने के लिए 50 के अराउंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
सो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपको ना जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, क्वांट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इनमें आपको पहले से आइडेंटिफाई करके जाना होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर लूँगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को खोजने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिर्फ ये देखोगे कि ये टॉपिक का क्वेश्चन कहाँ कहाँ दिया है और मैं उनको सिर्फ टारगेट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी के जो इजी टॉपिक्स हैं, जहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इनफैक्ट आप नहीं पढ़ के भी जाओगे तब भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे, वो है आरसी। आरसी में आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं और सिर्फ 3-4 लाइन का आरसी आता है। उसको पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो इतना सिंपल पूछता है कि उसका आंसर आपको आरसी में डायरेक्टली दिया रहेगा। तो यहाँ से आप आराम से 5-6 क्वेश्चन खींच सकते हो। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आ गया वो है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव से हर साल 2 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो इस टॉपिक को बस आप देख लेना। 2-3 रूल होता है कैसे आप तत्सम पहचानते हो, कैसे तद्भव पहचानते हो। इसको आप देख लोगे तो आराम से आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये तो रही 2 मेन चीज़ें। इसमें भी आपको सिर्फ ये पढ़ के जाना है, ये तो आप डायरेक्टली एग्जाम में सॉल्व करोगे। इसके साथ ना हिंदी में कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वाक्य शुद्धि हो गया, मुहावरा हो गया, या फिर आपसे ये बोल देगा कि सही जगह पे विराम चिन्ह कहाँ पे लगा हुआ है। ये सब चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली आप पेपर में देख के पहचान सकते हो। नहीं तो आप इसके लिए अलग से हिंदी की बुक पढ़ने जाओगे, हिंदी की ग्रामर की बुक पढ़ने जाओगे तो बीच में 10-15 दिन आप सिर्फ हिंदी पढ़ते रह जाओगे। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको तत्सम तद्भव पढ़ के जाना है। आरसी आप डायरेक्टली पेपर में सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन आप और भी देख लेना जो यहाँ से निकल जाएगा। इस तरीके से करके यहाँ से मान लो 20 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 10 क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व कर लोगे। और ये 10 क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट मीन्स कि आप श्योर शॉट रहोगे कि इसका आंसर तो यही है। अभी हम 2023 का पेपर देखेंगे, वहाँ से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसी तरह हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आरसी जो पूछता है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। वहाँ पे भी हिंदी की तरह डायरेक्टली आपको पैसेज में ही आंसर मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन आता है और आप पाँचों का पाँचों सही कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे। डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड मेंशन रहेगा पैसेज में, सिर्फ आपको खोज के करना है। इसके बाद आपको इंग्लिश में 2 चीज़ सिर्फ पढ़ना है PYQ से, वो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर साल मिलता है, तो इसको भी आप एज अ होमवर्क प्रिपेयर कर लोगे। जब आप PYQ देखना तो वहाँ पे आप देख लेना कि क्या रूल होता है, कैसे हम पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ बेसिक सा रूल होता है, एक बार आप देख लोगे PYQ से तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी इंग्लिश में काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली 9-10 का इंग्लिश आता है। कहीं आपको पंक्चुएशन मार्क देखना पड़ेगा कि कहाँ पे करेक्टली प्लेस्ड है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो जो 4 ऑप्शन दिया रहता है, चारों को आप क्वेश्चन में प्लेस करके दिखना। जो सही बैठ जाएगा, जिसको पढ़ने में आपको सही लगेगा, नॉर्मली वही सही आंसर होता है। कुछ वर्ड्स के मीनिंग पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछता है कि 4 वर्ड दिया गया है, किसकी स्पेलिंग सही है, किसकी स्पेलिंग गलत है। यहाँ से भी आप 1-2 क्वेश्चन निकाल लिए तो आराम से इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 5 यहाँ से हो गया, 2-3 यहाँ से हो गया, बाकी 1-2 जो बचा हुआ रहेगा वहाँ से आप कर लोगे। तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को ही सॉल्व करने से आपका 20 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। और ये 20 क्वेश्चन ऐसे नहीं है जैसा मैंने बताया कि डाउटफुल हैं। यहाँ पे आप श्योर शॉट रहोगे कि जो मैं कर के आ रहा हूँ वो सही करके आ रहा हूँ। इसके बाद आता है आपका मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो दुनिया भर का सिलेबस दिया है कि आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। इतना कुछ आपको नहीं देखना है। सिंपल 5-6 टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है और इसके बियॉन्ड आपको जाना भी नहीं है। एक है आपका नंबर सिस्टम, ये आपके क्वांट का पार्ट है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, सिलॉजिज्म हो गया, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन हो गया और मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन मतलब कि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फेयर की क्या वॉल्यूम है, स्फेयर का क्या सरफेस एरिया है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। बस यहाँ पे आपको सबका फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैं आपको नंबर सिस्टम का नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, शॉर्ट नोट्स। यू कैन सी, ये नंबर सिस्टम का नोट्स है। इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो बेसिक नंबर सिस्टम है वो यहाँ से हो जाएगा। कुछ 1-2 टॉपिक हैं जैसे SCF LCM हो गया, एवरेजेस हो गया, इसको मैं अलग से एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में दे दूँगा आपको, ठीक है। वैसे यहाँ पे LCM SCF कवर है लास्ट में, लेट मी सी, यहाँ पे कवर है, तो जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ से हो जाएंगे।
बट एग्जैक्टली जो पूछा जाता है यूपी पीसीएस में उसका मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। इसके बाद एक कैलेंडर हो गया, कैलेंडर से भी 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो ये कैलेंडर के नोट्स हैं, मैंने 3-4 पेज में इसको प्रिपेयर कर दिया है। इस नोट्स को आप देख लेना, इसके साथ मैं एक वीडियो अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप उसको देख लेना। तो यहाँ से भी आपका जो कैलेंडर का क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्शन के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप बना लो। बाकी ऐसे बोलता है कि मोहन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से इतने किलोमीटर ईस्ट गया, फिर वेस्ट गया, फिर साउथ ईस्ट गया, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। तो सिंपली आप यहाँ पे ड्रॉ कर देना, उसके बाद देख लेना कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो बहुत इजी होता है, मैं डायरेक्शन का 1-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करा दूंगा, तो आप यहाँ से इसको देख लेना। नाउ सिर्फ आपको इतना ही करके जाना है, और जैसा आप देख सकते हो ना कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद एक आता है इंटरपर्सनल स्किल। तो मैं क्या करूँगा कि इंटरपर्सनल स्किल का एक सेपरेट क्लास ले लूँगा। मैं वहाँ पे आपको PYQ सॉल्व करा दूँगा, और सिर्फ वो PYQ सॉल्व कराऊँगा जो आप बिना पढ़े कहीं से, जो आप डायरेक्टली अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोग क्या है कि इंटरपर्सनल स्किल की क्लास कर रहे हैं, उसके 80-90 पेज के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उतना पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो इंटरपर्सनल स्किल में 20-22 क्वेश्चन आता है ना, वहाँ पे आप बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हमारा हिंदी से हो गया, 10 क्वेश्चन हम इंग्लिश से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैथ और रीजनिंग से आपको ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन मिलेगा, 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से। यहाँ से भी आराम से आपका 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 30-35 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए जो डायरेक्टली आपको पता होगा कि इसका आंसर यही है और आप कर क्या आओगे। बाकी जो मैंने कहा है कि आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपके पास एक क्वेश्चन भी रहेगा। मान लो यहाँ से कुछ क्वेश्चन गलत भी होता है, तब भी आप आराम से सेफ जोन में रहोगे। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि डायरेक्टली आपको पैसेज में ही आंसर मिल जाता है, तो आपको कैसे मिलेगा, लेट मी शो यू। ये 2023 का पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत ही लेमन टर्म में, बहुत ही बेसिक वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। हमको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं चाहिए होता है। तो आपका ये पहला सेक्शन हिंदी का है, और जैसा मैंने हिंदी में बोला था कि सबसे पहले आप आरसी करो। ये है आपका गद्यांश, और इसके बेसिस पे आपको 12 से लेकर 16 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मतलब 5 क्वेश्चन जो है वो आरसी से ही है। एक बार हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। देखो 4 लाइन का ये सिर्फ। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है, और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। ना पहला क्या पूछ रहा है, गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान, राष्ट्र के विकास में प्रकृति का योगदान, और डी क्या बोल रहा है, राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। अब यहाँ देखो हर दूसरे लाइन में संस्कृति की बात कर रहा है, संस्कृति की बात कर रहा है, ठीक है, संस्कृति की बात कर रहा है। तो क्या इसका शीर्षक हो सकता है? ये हो सकता है कि राष्ट्र के विकास में संस्कृति का क्या योगदान है, ये इसका शीर्षक हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं? तो ये देखो डायरेक्टली मेंशन है, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, संस्कृति के बल पर। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 14 क्या बोल रहा है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? संस्कृति का है, सभ्यता का है, परिस्थिति का है, बट प्रकृति का नहीं है। यहाँ कहीं देखो प्रकृति नहीं मिलेगी, संस्कृति मिल गई, परिस्थिति मिल गई, सभ्यता भी यहाँ पे है, बट प्रकृति नहीं है। तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 15 क्या बोल रहा है, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की, डायरेक्ट यहाँ दिखा, किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है। तो 15 का क्या है, ए है। 16 क्या बोल रहा है, सभ्यता और संस्कृति में केवल घनिष्ठ संबंध है, केवल अंतर है, कोई संबंध नहीं है, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। और देखो यहाँ डायरेक्टली मेंशन है, सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो देखो 12, 13, 14, 15, 16 इन 5 का जो आंसर है वो डायरेक्टली आ गया है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि वर्तनी यहाँ पे शुद्ध करना है। कौन सा शुद्ध है, ठीक है। बारात, बारात नहीं होता, हम सबको पता है कि बारात होता है, ये गलत है। यहाँ देखो बाजार दिया है, यहाँ बाजार दिया है। अब यहाँ पे ना आप एक चीज़ ये दिमाग में लगा सकते हो कि मान लो एक ही शब्द 2 जगह दिया है, तो बहुत चांस है कि दोनों में से कोई एक सही होगा। तो ये गलत है बट ये सही है, तो यहाँ पे डी सही हो गया। ये एक एलिमिनेशन का टेक्निक है
कि मान लो एक ही सेंटेंस दो ऑप्शन में दिया रहता है तो बहुत चांस होता है कि उन दोनों में से ही कोई एक सही होता है। तो 11th का कौन सा सही है, वो डी सही है, बाज़ार। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्रिया कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, क्लास 4th 5th में हम ये देखते थे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और देखो मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देख रहा हूँ ना जो बिना पढ़े भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे तद्भव पूछा है, तो तद्भव मैंने नहीं पढ़ा है, बट आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे। इसके बाद यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, शुद्ध वाक्य करना है। ए क्या बोल रहा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बी बोल रहा है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। सी बोल रहा है छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। और डी बोल रहा है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो देखो जैसा मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि मान लो दो ऑप्शन सेम रहते हैं तो उन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। जैसे 20वां का क्या होगा, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। और यहाँ पे जो ए है वो गलत है, यहाँ पे अनेकों नहीं होता, यहाँ पे अनेक होता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखो, जैसे यहाँ पे तत्सम पूछा है, तो तत्सम आप पढ़ के जाओगे तो इसको आप आराम से कर लोगे। तो बस PYQ में आप तत्सम तद्भव देख लेना। नेक्स्ट, घोगा बसंत किसे कहते हैं, एक मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ये बहुत ईजी है, हम लोग जानते हैं कि घोगा बसंत किसे कहते हैं, मूर्खों को कहते हैं, मूर्ख के लिए यूज़ होता है। तो 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गंगा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, भागीरथ है, हमको पता ही है। देव नदी है, ये भी हमको पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बी और सी में से कोई एक सही है। अब मैंने पर्यायवाची नहीं पढ़ा है तो मुझे पता नहीं है, बट अगर आप पढ़े होगे तो आप बता दोगे कि बी और सी में से कौन सा सही हो सकता है। तो देखो हिंदी को यहाँ बिना पढ़े ही हम आराम से 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 5 क्वेश्चन आपके पैसेज का हो गया। उसके बाद यहाँ देखो ये 6 हो गया, ये बाज़ार वाला 7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये 8 हो गया, 20वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन 9 हो गया। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बिना कुछ पढ़े हिंदी का। बाकी आप 2-3 चीज़ करके जाओगे, PYQ करके जाओगे तो आपका ये 9 जो है वो 11-12 हो जाएगा। इसी तरह हम इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले हम पैसेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल दिया है पैसेज, और 26 से लेकर 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है पैसेज के थ्रू। यहाँ पे भी ये 5 क्वेश्चन हुआ। क्या पैसेज बोल रहा है कि वी इन इंडिया हैव आवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम, नो वन कैन डिनाई दैट सम ऑफ देम आर ऑफ सीरियस नेचर एंड मस्ट बी अटैक्ड विथ विगर एंड डिटर्मिनेशन। आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिफाइंड क्लियरली। We aimed at providing every citizen with the basic necessities and complete freedom to lead a life of his or her choice. We aim to create a democratic society, strong and free, in which every citizen, irrespective of his religious belief, will occupy an equal and honored place and be given full and equal opportunity for growth and service. We aim at ending untouchability and doing away with the present inequalities of status and wealth. We are opposed to the concentration of wealth in a few hands. ना यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, पहले बोल रहा है कि दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी द पार्ट ऑफ, ये पैसेज किसका पार्ट हो सकता है। पहला ऑप्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा बोल रहा है अ बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस, डी बोल रहा है पर्सनल लेटर, सी बोल रहा है अ स्पीच। अब देखो यहाँ पे नेशनल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात कर रहा है, सिटीज़न की बात कर रहा है, रिलीजियस बिलीफ की बात कर रहा है, इक्वलिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे एंडिंग अनटचेबिलिटीज़ की बात कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल साइंस पे नहीं है, ना ही पर्सनल लेटर है। अब ये क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है किसी स्पीच का पार्ट हो, या फिर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो। ना देखो ये बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, बट मुझे लगता है कि ये एक स्पीच का पार्ट है, बिकॉज अगर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कुछ आर्टिकल्स मेंशन होते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे वैल्यूज़ का तो मेंशन किया है, बट यहाँ पे डायरेक्टली किसी आर्टिकल का मेंशन नहीं किया है। इसीलिए अगर ए और सी में से चूज़ करना होगा तो सी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज़, यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिफाइंड क्लियरली। क्या बोल रहा है, वी एम एट प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन बेसिक नेसेसिटीज़, कंप्लीट फ्रीडम टू लीड अ लाइफ ऑफ हिज और हर चॉइस। ना ऑप्शंस क्या दिया है, क्रिएट अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, ये तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे दिया है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। इसके बाद प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी, ये हो सकता है, वही यहाँ बोल रहा है कि फ्रीडम को प्रमोट करना। एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद डी बोल रहा है फेवर द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड, ये भी बिल्कुल गलत है, इसका आंसर बी होगा। और इस क्वेश्चन को ना बिना पैसेज पढ़े ही आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही एब्जर्ड है, बिल्कुल गलत है। ये भी बहुत ही एब्जर्ड है, बिल्कुल गलत है। ये भी पूरा एब्जर्ड है, कुछ भी लिखा है, इसका बी होगा। बिना पैसेज पढ़े ही आप बता सकते थे कि 27 का जो है वो बी होता। इसके बाद 28 क्या बोल रहा है, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपको खोजना है। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस आर लाइक एनीवन एल्स,
देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी अबाउट आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव, सम ऑफ आवर प्रॉब्लम कैन बी हैंडल्ड ओनली बाय स्ट्रॉन्ग पीपल, आवर गोल इज़ टू बिल्ड एन इंडियन फ्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना है और इसमें आप ये देखो, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन आर लाइक एनी वन एल्स। बट अगर आप पहला लाइन पढ़ोगे, पहली लाइन में क्या बोल रहा है, वी इन इंडिया हैव आवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम्स। तो इंडियंस की जो प्रॉब्लम है ना वो थोड़ी स्पेशल है। डेट इज़ वाई 28 का रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हुआ, तो ये हुआ। इसके बाद 29 क्या बोल रहा है, दी अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज विगर मीन्स, विगर तो आप सिंपली जानते होगे, काफ़ी यूज़ करते हैं हम लोग विग्रस। तो विग्रस मतलब होता है फोर्स, और विगर कहाँ यूज़ किया यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ विगर यूज़ किया, विगर एंड डिटर्मिनेशन। जो इंडिया के स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं उनको विगर और डिटर्मिनेशन से अटैक करना है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विद। डूइंग अवे मतलब क्या होता है, अबॉलिश कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। तो 30 का क्या हो गया, ये हो गया। सो हमने यहाँ पे 26 से लेके 30 क्वेश्चन सॉल्व किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, सिंपली आपको पैसेज मिल जाएगा, और मान लो एक दो वर्ड मीनिंग पूछ भी रहा है तो बहुत सिंपल पूछ रहा है। सिंपली यहाँ से आपको विगर का मतलब पूछ लिया, डूइंग अवे विथ का मतलब पूछ लिया, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप इसको रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, यहाँ पे पैसिव वॉइस के बारे में, जो मैंने कहा कि आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ना है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है। ये आप दो पढ़ लोगे तो 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ बोल रहा है कि समवन गेव हर अ बुलडॉग, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रूल जानना होता है। जैसे ये एक्टिव वॉइस में है, ये क्या है, पहले ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसको जब आप पैसिव वॉइस में बदलोगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे वॉज आएगा, वर आएगा, उसके बाद जैसे यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना गेव, तो अब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, एंड लास्ट आपका सब्जेक्ट आएगा। तो ये रूल होता है पैसिव वॉइस में बदलने का। ना देखो ये रूल कहाँ अप्लाई हो रहा है, शी वॉज गिवन, तो यहाँ पे देखो सीधे सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ भी सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, शी हैज़, यहाँ भी देखो डायरेक्टली सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, शी इज़। बट पहले क्या यूज़ होगा पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ये वॉज यूज़ किया है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, और ये सब्जेक्ट यूज़ किया है। अब बुल डॉग वॉज गिवन टू हर, तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप इसका रूल जान जाओगे तो आराम से कर लोगे। इसके बाद देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, द एयर इंडिया फिल इन द ब्लैंक्स कंसेशनल टिकट्स दीज डेज। पहला बोला इज इशूइंग, इशूज़, इशूड, हैव इशूड। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, दीज डेज, आजकल, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, अभी वो चल रहा है, हो रहा है, एयर इंडिया इशू कर रही है, तो क्या हो जाएगा, इज इशूइंग। द एयर इंडिया इज इशूइंग कंसेशनल टिकट दीज डेज, ठीक है। यहाँ पे आप इशूड लिखोगे, हैव इशूड लिखोगे तो ये सब पास्ट टेंस हो जाएगा, बट यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये चीज़ अभी हो रहा है, एयर इंडिया इशू अभी कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरह कुछ और देखो, यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट स्पीच है, ये आप पढ़ के जाओगे, ये रूल आप करके जाओगे तो आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। इसके बाद जैसे आप ये देखो 36 पूछा है कि रिसीड का आपको अपोजिट बताना है। रिसीड मतलब क्या होता है, ये भी आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे कि रिसीड मतलब पीछे आना, जो इसका अपोजिट है वो है एडवांस, मतलब आगे जाना। यहाँ देखो स्पेलिंग बतानी है आपको, सीज ये भी सही है, बिलीव ये भी सही है, रेन ये भी सही है, डिसीव ये गलत है, ये होगा DECEIVE, डिसीव मतलब ये होता है धोखा देना। तो इसका 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखो यहाँ बहुत सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि ग्रामर पढ़ के जानी है और इंग्लिश की 2-4 बुक पढ़ के जानी है। ईजिली आप PYQ सिर्फ लगाओगे तो PYQs में आपको ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आप 5 साल का PYQ लगाओगे तो हिंदी के आप 80-85 क्वेश्चन लगा लोगे, इंग्लिश के 80-85 क्वेश्चन लगा लोगे, मैथ हो गया उसके भी 80-85 लगा लोगे, इंटरपर्सनल स्किल के भी 80-85 लगा लोगे। तो बहुत आराम से आपका जो CSET है उसमें कोई भी रूल फॉलो होता है तो उसको आप लर्न कर लोगे। सो एज़ यू कैन सी कि हमने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश किया है, उसमें भी हमारा 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। और इसी तरीके से आप PYQs प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आराम से CSET का जो डर है ना वो निकल जाएगा। इसके बाद जो नंबर सिस्टम का ये PDF है इसको डाउनलोड कर लेना आप, ये कैलेंडर का PDF भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद 1-2 टॉपिक जो और होगा जहाँ से PYQs में क्वेश्चन पूछा गया है उनके फॉर्मूलाज मैं आपको बना के अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा, तो उसको आप सिर्फ पढ़ के जाना, आपके CSET का जो प्रॉब्लम है ना बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा ना। इसके बाद भी कोई डाउट है CSET को लेके, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर योर टाइम।